नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से और आता भी है और आया भी है और आता भी रहेगा। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। सबसे पहले हम टॉपिक पे ही चर्चा करेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती क्या है। तो हम एक छोटे से चित्र के माध्यम से पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने ये ग्रंथि बना ली कोई सी भी, ठीक है, और एक ग्रंथि ये बना ली। इसके ये कार्यकारी ऑर्गन्स भाग है इस प्रकार से, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे ये जो स्राव होता है, ये यहाँ पे क्या है, ब्लड, ये यहाँ पे है रुधिर। तो वे ग्रंथियां जो अपने स्राव को सीधे कहाँ लाकर छोड़ती है, रुधिर में लाकर छोड़ती है, उन सभी ग्रंथियों को क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और यहाँ पे होता है आपके कार्य करने वाला ऑर्गन्स, तो इसको बोलते हैं कार्यकारी अंग, कार्यकारी अंग। तो वे ग्रंथियां जो अपने स्राव को कार्यकारी अंगों तक लाकर छोड़ती है उसे कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। तो यहाँ चित्र के माध्यम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि यहाँ पे देखिए एक नली का निर्माण हो गया, एक ट्यूब का निर्माण हो गया, इसीलिए इन ग्रंथियों को कहा बहिस्रावी ग्रंथि। और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई ट्यूब नहीं बना, निर्माण नहीं हुआ, नलिका नहीं बनी, इसीलिए इनको कहा गया नलिका विहीन। तो हम पढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां जो अपने स्राव को सीधे कहाँ ले जाकर छोड़ती है, ब्लड में छोड़ती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। वे सभी ग्रंथियां जो अपने स्राव को कहाँ लेकर जाती है, कार्यकारी अंगों तक लेकर जाती है, उन सभी ग्रंथियों को बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ये तो लोग बहिस्रावी और ये बन गई आपकी अंतःस्रावी। नेक्स्ट में यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, आया भी और काफी बार पूछा भी गया है, अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए संख्या पूरी टोटल काउंट कर रहे हैं हम, तो हमारे पास कितनी होती है, 10 होती है। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या होती कितनी है, 9 ही अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या होती है। ऐसा क्यों होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम मेल को और फीमेल को दोनों को एक में काउंट कर लेते हैं, इसीलिए हमारे पास आती है 10 में संख्या में। लेकिन यदि हम फीमेल की बात करें तो क्या फीमेल में वर्षण प्रेजेंट होंगे, कभी नहीं। इसीलिए इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी रह गई, 9। इसीलिए यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी आई, 9 आई। यदि हम बात करते हैं मेल की, तो मेल में क्या प्रेजेंट होता है, वर्षण, उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता, तो वो अंडाशय उसमें प्रेजेंट नहीं होता। तो फिर से यहाँ पे संख्या कितनी आ गई, 9 आ गई। इसीलिए अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। ये यहाँ पे इंपोर्टेंट लाइन। अब बताते हैं आप लोगों को कि ये 9 अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। तो देख लीजिए आप सभी लोग, इस चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपके हाइपोथैलेमस ग्रंथि, उसके बाद पीनियल का, और उसके बाद पीयूष ग्रंथि। 3 ग्रंथियां हैं जो आपके सिर यानी मस्तिष्क में उपस्थित होती है। तो 3 अंतःस्रावी ग्रंथि आपके सिर में, मस्तिष्क में। नंबर 4 की यदि बात करें तो यहाँ गले में प्रेजेंट होती है, जिसे बोलते हैं थायराइड। और इसी थायराइड में एक छोटी ग्रंथि और पाई जाती है जिसका नाम है पैराथायराइड। वो भी कहाँ प्रेजेंट होती है, गले में ही उपस्थित होती है। उसके बाद यदि बात की जाए अंतःस्रावी ग्रंथि थाइमस की, तो यहाँ से लेकर जो आहार नाल वाला भाग होता है, यहाँ से लेकर आपके जो स्टोमच का भाग होता है उस तक, यानी उससे पहले तक जो ग्रंथि होती है, मैंने डार्क के रूप में लिखा है, दिखाया है, तो ये होती है थाइमस ग्रंथि। इसके बाद हम यदि बात करें तो यह आती है आपकी अग्राशय ग्रंथि। अग्राशय ग्रंथि एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी का भी काम करती है और बहिस्रावी का भी काम करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं मिक्सर ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय को क्या बोलते हैं, मिक्सर ग्लैंड। इसको हमने स्टार बना लिया है यहाँ पे। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय। कौन सी है, अग्नाशय। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं थोड़ा इधर
यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा, इस अग्नाशय को मैंने ब्रैकेट में बंद किया और इसी को यहाँ लिख रहा हूँ मिश्रित ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। कौन सी? अग्नाशय। अंतःस्राविका भी काम करती है और बहिस्राविका भी काम करती है, इसीलिए ये है मिश्रित और ये परीक्षा में काफी बार आ चुका है। इसके बाद यदि बात की जाए तो अधिवृक्क जो आपका किडनी उत्सर्जन का काम करती थी, उसके ऊपर एक हेलमेट नुमा संरचना होती है, उस हेलमेट नुमा संरचना को बोला जाता है अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। यही एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो संवेगों पे काम करती है। वो कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि। उसके बाद जो एक नारी होती है, जो महिला होती है, उसमें उपस्थित होता है अंडाशय। तो अंडाशय भी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि। और एक पुरुष में उपस्थित होता है वृषण, प्रेजेंट होता है वृषण, इसीलिए उसमें अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? वृषण। अब बात करते हैं परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आएगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इस ग्रंथि और ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन, केवल दो ही नाम आप लोगों को पूछे जाते हैं। ये कौन सी ग्रंथि है, इसके द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है और इसका कार्य क्या है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है वो हर एग्जाम में देख लेना, कभी भी आप बच्चे पीछे के पेपर उठा के देख लेना, उसमें आपको मिलेंगे कि इस ग्रंथि के द्वारा किस हार्मोन का स्राव होता है। तो हार्मोन का नाम जरूर हमें याद करना होगा। आइए तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथि। देखिए हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है उसके द्वारा वृद्धि हार्मोन और वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन यानी निरोधी हार्मोन, इन दो प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है कौन? हाइपोथैलेमस। इसी कारण और इसके बाद हम यदि बात करेंगे कि इसी हाइपोथैलेमस का जो नियंत्रण होता है वो सभी ग्रंथियों पे होता है, इसीलिए हाइपोथैलेमस को बोला जाता है सर्वोच्च कमांडर ग्रंथि। तो सर्वोच्च कमांडर अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के बारे में नंबर 1 स्रावित हार्मोन। मैंने आपको कहा था प्रश्न में केवल दो ही बातें आप लोगों को याद रखनी है। स्रावित हार्मोन, स्रावित हार्मोन की बात की जाए तो इसके द्वारा दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो वृद्धि हार्मोन, ठीक है, और एक निरोधी हार्मोन। रोकने वाले और वृद्धि करने वाले हार्मोन, ये वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा भी स्रावित होते हैं, लेकिन नियंत्रण किसका होता है? हाइपोथैलेमस का। इसी कारण हाइपोथैलेमस का नंबर 2 पे टॉपिक बना सर्वोच्च कमांडर ग्रंथि। सर्वोच्च कमांडर ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। इस ग्रंथि के द्वारा 10 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जिनमें से 7 आपके वृद्धि हार्मोन काम करते हैं और 3 होते हैं वो निरोधी हार्मोन के रूप में काम करते हैं। अब नंबर 2 पे बात करते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि आपके इस सिर में ही उपस्थित होती है और सिर का जो ये भाग है, फॉन्ट के पीछे का जस्ट भाग, पश्च भाग जिसे बोलते हैं, बगल का भाग जिसे बोलते हैं, तो वहाँ पे एक गुहा होती है, छोटी सी केविटी होती है, उस केविटी का नाम है सेला टर्सिका। कौन सी केविटी? सेला टर्सिका। तो सेला टर्सिका में ये आपकी पीयूष ग्रंथि स्थित होती है और इसका जो आकार होता है वो मटर के दाने के समान होता है, ठीक है। तो ये लो, हम लोग नंबर 2 पे पढ़ रहे हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, इस पीयूष ग्रंथि की संरचना यदि बना के देखें तो ये मटर के दाने के आकार के समान होती है इसे, ठीक है। एक और हाइपोथैलेमस यहाँ पे और दूसरी ओर पीयूष ग्रंथि। इसके दो भाग यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। 2 भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो और नंबर 2 पे है न्यूरो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, और नंबर 2 पे है न्यूरो हाइपोफाइसिस।
न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को इसमें कुछ भी नहीं करना, केवल दो भाग याद रखने हैं। यहाँ पे होता है ग्रोथ हार्मोन, जीएच हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन प्यूस ग्रंथि के द्वारा भी और हाइपोथैलेमस के भी द्वारा होता है। नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, उसके द्वारा स्रावित होता है। इन सभी पे नियंत्रण होता है, यानी प्यूस ग्रंथि पे नियंत्रण होता है, इसीलिए सर्वोच्च कमांडर ग्रंथि का नाम पड़ा हाइपोथैलेमस का। अब हाइपोथैलेमस के नीचे एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। उस पीयूष ग्रंथि के दो भाग, एक तो पीछे का भाग और एक आगे का भाग। यदि आगे के भाग की बात की जाए एडिनोहाइपोफाइसिस, तो इसके द्वारा वृद्धि हार्मोन जीएच हार्मोन। ठीक है, तो एक बालक में जब वृद्धि होती है जीएच हार्मोन की वजह से, तो एक बालक का आकार बड़ा हो जाता है। ठीक है, उससे बड़े आकार की यदि बात की जाए तो उसे बोलते हैं मिजेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जीएच हार्मोन, इस जीएच हार्मोन के द्वारा दो प्रकार के रोग, कमी से और अधिकता से, कमी से और अधिकता से होने वाले रोग। तो रोगों के नाम में लिखूंगा, वो रोग आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। आप लोगों को देखना है कि वो कौन कौन से रोग है, कमी से या अधिकता से। तो भाई देखो, यदि मान लीजिए मेरे ही शरीर में हार्मोन की कमी होगी तो मैं बौनापन रह जाऊंगा, क्योंकि मेरी ग्रोथ नहीं हुई, तो यहाँ पे बोलते हैं बौनापन। तो कमी के द्वारा होने वाला रोग कौन सा? बौनापन। इस बौनेपन को बोलते हैं मिजेट्स। क्या बोलते हैं? मिजेट्स। और जब अधिकता हो जाती है तो इसको बोलते हैं महाकायता। दानवा का। और इसी की अधिकता हो जाए तो इसको बोलते हैं एक्रोमीगेली जो होता है, ये होता है वयस्क में, बड़े व्यक्ति में। जब जीएच हार्मोन की अधिकता तो एक्रोमीगेली होता है, जब बच्चे में ये रोग होता है अधिकता से तो वो होता है दानवा का। कैसा हो जाता है? दानवा का। और इस दानवा आकार, इसके बाद यदि कमी की बात की जाए तो कमी से होता है बौनापन। इस बौनेपन को बोलते हैं मिजेट्स। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस। इस न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा भी दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। एक तो है ऑक्सीटोसिन। इसको स्टार बना रहा हूं, अभी बताऊंगा क्यों बनाया स्टार, परीक्षा में आया हुआ है। इसके बाद वेसोप्रोसिन। ये दोनों ही भाग इंपॉर्टेंट है। क्यों है? उत्सर्जन की बात करते हैं। उत्सर्जन की बात करें तो ये वेसोप्रोसिन, और किसकी प्रेजेंस में? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कौन सा था? वेसोप्रोसिन था। इसकी मात्रा कम हो जाएगी। जब इसकी मात्रा कम हो जाएगी तो व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाएगा? डायबिटीज यानी उसे हो जाती है। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीटोसिन की यदि बात करें तो ये दुग्ध स्राव को प्रेरित करती है। दुग्ध स्रावण का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा ये प्रसव पीड़ा में, तो इसीलिए ये हार्मोन इंपॉर्टेंट है। प्रसव पीड़ा में आवश्यक हार्मोन कौन सा है? प्रसव पीड़ा में आवश्यक हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रोसिन। ऑक्सीटोसिन प्रसव पीड़ा में और दुग्ध स्रावण में सहायक होता है। इसी प्रकार वेसोप्रोसिन, ये एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यदि इसकी मात्रा कम हो जाती है तो व्यक्ति को क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज पूरा यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। इसके बाद नंबर 3 पे बात करेंगे। नंबर 3 ग्रंथि का नाम लेंगे, वो है आपकी पीनियल का।
पीनियल काय में चलने से पहले आप लोग इम्पोर्टेंसता के रूप में केवल ये देखेंगे कि एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा केवल जीएच हार्मोन, इसकी कमी से कौन से रोग और अधिकता से कौन से रोग। ठीक है, कमी से बोनापन होता है, कमी से क्या होता है, बोनापन, और ज्यादा से महाकायता यानी शरीर बढ़ जाता है, दानवाकार हो जाता है। ये किस में, बच्चे में। यदि वयस्क बड़े की बात की जाए तो यहाँ पे वो कौन सा रोग होता है, यदि जीएच हार्मोन की अधिकता हो जाएगी तो वो हो जाता है एक्रोमीगेली। इसका हिंदी में नाम लिख देता हूं, एक्रोमीगेली। आंखें जो होती है वो डरावनी सी हो जाती है तो उसको बोलते हैं एक्रोमीगेली। ठीक है, नंबर 3 पे ले रहे हैं हम पीनियल का। नंबर 3 पे चल रहा था पीनियल का। पीनियल का देखिए यहाँ इसके नाम से ही आप लोगों को ट्रिक्स के माध्यम से बता रहा हूँ, शॉर्ट मेथड के नाम से बता रहा हूँ, उसके माध्यम से बता रहा हूँ। पीनियल का, यदि इस पी को और ले को मिले लूँ तो पील बन जाता है, उसमें आर की मात्रा जोड़ दो तो पीला, पीला रंग होता है पीला। तो हमारे शरीर में रंग प्रदान करने का काम कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि करती है, तो वो होता है पीनियल का अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये लैंगिक क्रियाओं का, इसके कार्य के बारे में हम बात करेंगे, और कार्य के साथ साथ इसके द्वारा स्रावित हार्मोन जो इम्पोर्टेंट लाइन के रूप में है कि इस पीनियल काय के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो वो है इसके 2 हार्मोन, एक तो सीरेटोनिन और एक मिलेटोनिन और सीरेटोनिन। ये दोनों ही हार्मोन जो होते हैं वो त्वचा को रंग प्रदान करते हैं, त्वचा को रंग प्रदान करते हैं। कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन, तो आपको लिखना है पीनियल काय के द्वारा स्रावित हार्मोन हमें रंग प्रदान करते हैं। ये इसका क्या हो गया, कार्य हो गया। इसके बाद ये लैंगिक क्रियाओं पे नियंत्रण, लैंगिक क्रियाओं पे नियंत्रण वो किसका होता है, पीनियल काय के द्वारा ही होता है। तो ये नंबर 3 ग्रंथि देखिए, फिर से बता रहा हूँ, पीनियल काय सिर में पाई जाती है, इसके द्वारा रंग यानी त्वचा को रंग प्रदान करने वाले हार्मोन स्रावित होते हैं, और वो कौन से, सीरेटोनिन और मिलेटोनिन। ये त्वचा को रंग प्रदान करते हैं। हमारे शरीर में, बॉडी में छोटे छोटे तिल से हो जाते हैं, चकते जिन्हें बोलते हैं, तिल चकते, वो भी किसके कारण होते हैं, मिलेटोनिन और सीरेटोनिन की अधिकता के कारण होते हैं। नंबर 2 पे इसका कार्य पड़ा, लैंगिक क्रियाओं के ये नियमन करती है। इसी प्रकार से हम 4 नंबर की यदि बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि होती है, उसके द्वारा स्रावित जो हार्मोन है वो है थायरोक्सिन। नंबर 4 पे पढ़ रहे हैं हम थायराइड। इसको मैंने स्टार बनाया, इसलिए स्टार बनाया, ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, इस थायराइड ग्रंथि के द्वारा यदि स्रावित हार्मोन की बात की जाए तो इसी के नाम से है थायरोक्सिन। स्रावित हार्मोन कौन सा, थायरोक्सिन। यही थायरोक्सिन हार्मोन है, इसी हार्मोन को बोलते हैं जीवन रफ्तार हार्मोन। जीवन रफ्तार क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी की समस्त जो जितनी भी क्रियाएं हैं उन सभी क्रियाओं को बढ़ाने का काम करता है। जैसे श्वसन दर का बढ़ा देना, श्वसन दर को बढ़ाना, इसी प्रकार से मैं लिखता हूँ ब्लड प्रेशर, बीपी को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। ठीक है, उपापचय क्रियाओं को बढ़ा देना, उपापचय क्रियाओं
पाचक क्रियाओं को संपन्न कराता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है। कौन सा? थायरोक्सिन। इसीलिए इसका नाम पड़ा था मैंने जीवन रफ्तार हार्मोन। जीवन रफ्तार हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। इस थायराइड ग्रंथि को मैं स्टार के रूप में एक बार और आपके सामने पेश कराऊं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये महिलाओं में सर्वाधिक क्रियाशील होती है। क्यों भाई ये महिलाओं में क्रियाशील क्यों होती है? इसका रीजन होता है कि महिलाओं में भ्रूण का क्या होता है? परिवर्धन। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भ्रूण परिवर्धन के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है? तो वो है थायरोक्सिन। और ग्रंथि कौन सी? थायराइड ग्रंथि। तो भ्रूण परिवर्धन यानी डेवलपमेंट के लिए, भ्रूण परिवर्धन के लिए आवश्यक ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि का नाम पूछे तो थायराइड और हार्मोन का नाम पूछे तो थायरोक्सिन। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट। नंबर 5 पे इसी का एक छोटा पार्ट, इसकी जो आकार की बात करें तो तितली के समान होती है। मैं शॉर्ट रूप में इसको बता रहा हूँ आप लोगों को। इस प्रकार से ये थायराइड ग्रंथि होती है। इसमें यहाँ डॉट डॉट के रूप में छोटी छोटी गोलियों के रूप में 4 संख्या में ग्रंथि पाई जाती है, जिसका नाम है पैराथायराइड ग्रंथि। यहाँ ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, तो मैं नीचे बना रहा हूँ। यहाँ पे ये 4 आपको छोटी छोटी कांच की गोलियों की भांति संख्या में दिखाई दे रही होगी। इनका नाम है पैराथायराइड ग्रंथि। और देखिए इससे स्रावित हार्मोन सीधा सा ही शॉर्टली ट्रिक्स के माध्यम से, जैसे हमने पढ़ा थायराइड के द्वारा यदि थायरोक्सिन, तो पैराथायराइड के द्वारा पैराथार्मोन क्या बन जाएगा? पैराथार्मोन। पैराथार्मोन स्रावित होता है कौन सी ग्रंथि के द्वारा? पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा। तो इतना सा याद रखना है, पैरा पैरा दोनों में कॉमन करना, या था है तो या मिथ्या है, तो आपका आंसर पक्का मैच हो जाएगा। तो पैराथायराइड के द्वारा स्रावित हार्मोन पैराथार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करते हैं थाइमस ग्रंथि, जो आपके आहार नाल वाले भाग में यहाँ प्रेजेंट होती है। ये जो थाइमस ग्रंथि होती है ये बच्चे में, केवल 10 साल के बच्चे में ही उपस्थित होती है। उसके बाद ये धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगती है। और इसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन है वो है थाइमोसिन। कौन सा? थाइमोसिन। एक जगह तो है थायरोक्सिन, ध्यान देना भी, एक जगह मैंने लिखा था थायराइड और थायराइड के सामने लिखा थायरोक्सिन, थायरोक्सिन। और एक है थाइमिन, तो दोनों अलग अलग है। थाइमिन तो जो स्रावित होगा वो होगा थाइमस के द्वारा, थाइमस ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन थाइमिन होगा, और थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन होगा। इतना सा जरूर आपको डिफिकल्टली हो सकता है, लेकिन ज़्यादा डिप्रेशन नहीं लेना, ये छोटी सी बात है। अब देखिए इसको याद करने का एक सीधा सा तरीका, शॉर्ट ट्रिक्स जिसे कहते हैं आप लोग, वो बता रहा हूँ। यहाँ पे संख्या में कितने अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं? 4। तो इससे स्रावित होने वाला हार्मोन भी संख्या में कितने अक्षरों का होगा? 4 अक्षरों का ही होगा, और इसी के नाम से स्टार्ट होगा। ये इसका शॉर्ट ट्रिक्स याद करने का अच्छा तरीका। यहाँ पे देखिए 5 अक्षर, तो इसमें भी उपस्थित कितने अक्षर? 5 अक्षर, ये आधा अक्षर ही है। ठीक है, इसलिए इससे स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन। ठीक है, अब देखिए इस थाइमस के द्वारा स्रावित हार्मोन 6 नंबर की ग्रंथि है, थाइमिन है। ठीक है, या थाइमोसिन भी बोलते हैं इसको, थाइमिन थाइमोसिन दोनों एक ही बात है। ये बाल्यावस्था में अधिक सक्रिय होती है। तो एक जो बच्चा होता है वो अच्छा सुंदर दिखाई देता है, वो किसकी वजह से? वो सिर्फ और सिर्फ थाइमस की वजह से। अब इस थाइमस का जो उपनाम है ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि धागे के समान जो ग्रंथि है, धागे के समान ग्रंथि कौन सी है? तो वो आपकी कौन सी? थाइमस ग्रंथि। यदि ये मोटी ग्रंथि के रूप में होती तो लुप्त नहीं होती, और ये जो धागा होता है वो बचपन में बड़ा और स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है ये धागा धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। तो थाइमस भी क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात जो कर रहे हैं वो नेक्स्ट में करेंगे एड्रिनल ग्रंथि के बारे में, अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में। देखिए संवेग, संवेगों पे संपादित कार्य करने वाली ग्रंथि है वो आपकी
एड्रिनल ग्रंथि, इसके द्वारा दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो एड्रेनलिन और एक नॉर एड्रेनलिन। जैसे हम कभी भी रास्ते से जा रहे थे और अचानक हमारे सामने कुत्ता आ गया तो हम डर जाते हैं तो हमें तीव्र गति से धड़कन होती है। उसके बाद यदि देखें तो हमारी बॉडी के जो हेयर्स हैं ये भी खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये हमें संवेग मिलते, उद्दीपन मिलते हैं और उन पे संचालित होने वाली उस ग्रंथि का नाम वो है आपकी अधिवृक्क ग्रंथि। तो नंबर 7 पे है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि नंबर 7 पे अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि छोटा सा ही स्रावित हार्मोन डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, केवल आपको हार्मोन का नाम याद रखना है। तो इसी का नाम, इसी ग्रंथि के नाम पे ही है एड्रेनलिन हार्मोन, और एक है नोर एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन ये यदि संवेगों को बढ़ाता है, एड्रेनलिन संवेगों को बढ़ाता है, तो नॉर एड्रेनलिन संवेगों को क्या करता है? कम करता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है संवेग पर संचालित ग्रंथि, पर संचालित ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? अधिवृक्क ग्रंथि है। अर्थात हमें उद्दीपन मिला तो हमारा हाथ पीछे हट गया, वो कौन सी ग्रंथि की वजह से? अधिवृक्क ग्रंथि की वजह से। अब इसके द्वारा स्रावित हार्मोन, केवल आपको हार्मोन के बारे में लिखवा दिया है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ये किसी भी क्रिया को उद्दीपन करने का काम करते हैं, उत्तेजित करने का काम करते हैं, और नॉर एड्रेनलिन उसको कम करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे केवल एक लाइन लिखूंगा, एड्रेनलिन हार्मोन सक्रिय करने का काम करते हैं, सक्रिय करने का काम, और ये सक्रियता को कम करने का काम, सक्रियता को कम करने का काम करते हैं। कौन? नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। ओके, तो इस प्रकार से आपकी नंबर 7 जो ग्रंथि है वो अधिवृक्क ग्रंथि पूरी होती है। इसके बाद हम बात करेंगे अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, इसके द्वारा यदि बात की जाए तो इसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, इसके द्वारा वास्तविक रूप से तो 3 प्रकार के हार्मोन स्राव होते हैं। ठीक है, एक तो है आपका सोमेटोटिन, एक तो है आपका सोमेटोटिन, या इसको लिख सकते हो सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, नंबर 2 की बात करें तो इंसुलिन, और नंबर 3 की बात करें तो वो है ग्लूकेगॉन। तो केवल जो आपका परीक्षा में प्रश्न बन के आता है इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, तो उस ग्रंथि का नाम क्या है? अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय। इसको स्टार बना लेना अच्छे से, क्योंकि ये आंतरिक स्रावी का भी काम करती है और बहिःस्रावी का काम भी करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं उभयस्रावी या मिश्रित ग्लैंड, अंतःस्रावी, दोनों का काम ये कर रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि कौन सी? अग्नाशय, और इसके द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम कौन सा? सोमेटोटिन, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। इस इंसुलिन की कमी से व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है। इस इंसुलिन की वजह से व्यक्ति को क्या हो जाती है? डायबिटीज। तो कमी से होने वाला रोग, मधुमेह, मधुमेह किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। तो ये आपके 8 नंबर की ग्रंथि। अब 9 नंबर की ग्रंथि की बात की जाए तो ये पुरुषों में अलग होती है और महिलाओं में अलग होती है। नंबर 9 की बात की जाए तो देखिए महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में अलग अलग ग्रंथि होती है। वो लास्ट की आपकी ग्रंथि, एक तो अंडाशय महिलाओं में प्रेजेंट होती है। इसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है जो गर्भ निर्धारण के लिए अति आवश्यक होता है। और पुरुषों में यदि बात की जाए
वर्षण, तो इसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्राव होता है, जो किसके द्वारा स्रावित होता है? वर्षण के द्वारा स्रावित होता है। तो यहाँ पे मैं लिख के आप लोगों को बता देता हूँ। नंबर 9 पे यदि बात की जाए तो नंबर 9 पे लिखेंगे अंडाशय। अंडाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन, तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसी को बोलते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है, ये तो होता है अंडाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन। यदि वर्षण की बात की जाए तो इस वर्षण के द्वारा हार्मोन जो स्रावित होता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट इधर लिख रहा हूं मैं, द्वितीयक, समझ जाएंगे सभी, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्माण, लैंगिक लक्षणों का निर्माण करते हैं। कौन से हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्माण करते हैं। अब ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते क्या है? तो जैसे मैं बताऊं आपको, व्यक्ति की आवाज का भारी होना, ये कौन से कैरेक्टर्स में? द्वितीयक लैंगिक लक्षण में जाता है। दाढ़ी मूंछ का आना, ये भी द्वितीयक लैंगिक लक्षण के रूप में जाता है। इसी प्रकार से यदि महिलाओं की बात की जाए कि सेकेंडरी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो हम बात करें दाढ़ी मूंछ का नहीं आना और आवाज का पतला होना, ये सभी द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। आवाज का महीन होना और यहाँ आवाज का भारी होना, आवाज का भारी होना, ये किस में आते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में आते हैं। इस प्रकार से आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी संपन्न होती है, पूरी होती है। फिर से हम नेक्स्ट वाली क्लास में मिलेंगे नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।